Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapter 2 of class 6 new NCERT science. The book name is Curiosity and the chapter number 2 name is Diversity in the Living World. This is the part 4 of this video, and in this part we are going to do question answers or book exercise of this chapter. So in the content you can see that we are doing diversity in the living world, this chapter, and now here we are going to do. So the book exercise starts from here. The question 1 in your book is this: here are two types of seeds, what difference do you find among the roots and leaf veneration of their plants? तो यहाँ पे बुक में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वीट की फ़ोटो दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर किडनी बीन्स यानी राजमा दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें क्या अंतर है इनकी रूट्स के बिहाफ पे और इनकी लीफ वेनेशन के बिहाफ पे। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि रूट्स कितने तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट्स। तो टैप रूट कैसी होती है, ये देखिए इस वाली इमेज में, यहाँ पे ये टैप रूट है और ये फाइब्रस रूट्स है। फाइब्रस रूट होती है जिसमें फाइबर्स निकलते हैं हल्के हल्के छोटे छोटे बारीक बारीक, और जो टैप रूट होती है उसमें एक मेन रूट होती है और उसमें से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं जैसे कि कैरेट। और फाइब्रस रूट्स होती है जिसमें फाइबर्स निकलते हैं बारीक बारीक जैसे कि व्हीट। ओके, तो यहाँ पर इधर ये आंसर है। फीचर्स दिए हुए हैं हमने, कौन कौन से बेस पे बताना है इसने खुद बताया हुआ है ऑन द रूट सिस्टम। तो यहाँ पे ये रूट की सिस्टम है। फिर इसने कहा है कि उनकी लीफ वेनेशन के आधार पे भी बताना है, तो यहाँ पे है लीफ वेनेशन एंड रूट कैरेक्टरिस्टिक्स। हम रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देंगे साथ साथ में। तो व्हीट में होती है फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। फाइब्रस रूट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि डेंस नेटवर्क ऑफ थिन रूट, बारीक बारीक रूट्स का डेंस नेटवर्क होता है। और इनमें वेनेशन कैसा होता है, तो पैरेलल वेनेशन होता है व्हीट में। किडनी बीन्स पे हम आते हैं। किडनी बीन्स में टैप रूट सिस्टम होता है, साथ में सेंट्रल थिक टैप रूट विद लेटरल ब्रांचेस। तो टैप रूट सिस्टम में सेंट्रल की रूट थिक होती है और साथ में लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। ओके, और इसमें वेनेशन कैसा होता है, तो रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है यहाँ पर। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हियर, नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं। ग्रुप दैम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, उनके हैबिटेट के आधार पे उनकी ग्रुपिंग करनी है। राइट द नेम ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड एज ए। तो यहाँ पे ये देखिए ये सर्कल्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो ए वाला है उसमें एक्वेटिक एनिमल्स लिखने हैं एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड बी। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिखने हैं। एंटर द नेम ऑफ एनिमल्स लिविंग बोथ हैबिटेट इज इन पार्ट सी। तो पार्ट सी में हमें एम्फीबियंस के नाम लिखने हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्वेटिक एनिमल्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल। ओके, तो देखिए हॉर्स, हॉर्स हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, ए बी या सी? हॉर्स, यहाँ पर ये रहे आंसर्स। हॉर्स बी लैंड पर रहता है तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो हम इसको बी ग्रुप में रखेंगे। डॉल्फिन, डॉल्फिन जो है वो एक्वेटिक एनिमल है, तो हम ए में रखेंगे डॉल्फिन को। यहाँ पे हमने हॉर्स लिख दिया। फिर है फ्रॉग, फ्रॉग जो होता है वो लैंड और वाटर दोनों में रहता है, तो हम सी में। जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों एनिमल्स होते हैं उसमें हम रखेंगे। नेक्स्ट है शीप, शीप कौन सा एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, लैंड पर रहती है। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी हमारा एम्फीबियन है, तो हम क्रोकोडाइल को रखेंगे सी वाली कैटेगरी में क्योंकि ये एम्फीबियन है। यहाँ पर ये लिख दिया हमने क्रोकोडाइल। ओके, नेक्स्ट है स्क्वारल, स्क्वारल कौन सा एनिमल है, स्क्वारल भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है। यहाँ पर व्हेल एक्वेटिक एनिमल है तो ए में आएगा। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कौन सा एनिमल है, टेरेस्ट्रियल है। ओके, तो ये बी में आएगा। पीजन, पीजन कौन सा एनिमल होता है, पीजन भी टेरेस्ट्रियल एनिमल में ही आएगा। ओके, और फिर है टॉर्टोइज, टॉर्टोइज कौन सा एनिमल होता है, एम्फीबियन होता है, यानी कि जो ज़मीन और पानी दोनों पे रहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
मनुज मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन, मनु की मम्मी एक किचन गार्डन मेंटेन करती हैं। वन डे, एक दिन, शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल, वो मूली निकाल रही थी ज़मीन से। शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज़ अ काइंड ऑफ रूट, उन्होंने मनु को बताया कि रेडिश जो होती है वो एक तरह की जड़ होती है। एग्जामिन अ रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज़, आप एक रेडिश को देखिए, मूली को देखिए और बताइए कि किस तरह की रूट होती है। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द रेडिश प्लांट, और ये भी बताइए कि आपको रेडिश प्लांट पे किस तरह का वेनेशन दिखाई देता है। तो देखिए जो रेडिश होती है वो ज़मीन के अंदर होती है और कुछ इस तरह की होती है ना, यहाँ पे उसके पत्ते होते हैं मूली के। ओके, तो ये है हमारी रेडिश। तो देखिए रेडिश में क्या होता है, यहाँ पर हल्के हल्की सी उसमें छोटी छोटी सी ब्रांचेस भी निकलती हैं। तो ये टैप रूट है। ओके, यहाँ पर देखिए ये मेन रूट है और फिर इसमें से हल्के हल्के से साइड में ब्रांचेस भी निकल रही है। तो रेडिश हैज़ अ टैप रूट। और फिर इसके लीव्स का वेनेशन देखिए, तो लीव्स का जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इस तरह का होता है ना, पैरेलल वेनेशन नहीं होता है। तो रेडिश की जो लीव्स होती हैं वो रेटिकुलेट वेनेशन वाली होती हैं। तो द रेडिश हैज़ अ टैप रूट, द लीव्स ऑफ द रेडिश प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड गोट फाउंड इन द प्लेन्स। तो यहाँ पे दो गोट्स दी हुई है, ये गोट है जो माउंटेन्स पर मिलती है और ये वाली गोट है जो प्लेन्स एरियाज में मिलती हैं। पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन दैम, इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर दियर डिफरेंस, और इन डिफरेंसेस के लिए क्या क्या वजह है, क्या वजह है कि इनमें इतने डिफरेंस हैं वो भी बताने हैं। तो देखिए सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं हम पहले। बोथ आर गोट्स एंड बिलोंग टू द सेम फैमिली, तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी तो यही है कि ये दोनों गोट हैं और एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। सेकंड है दोनों ही हर्बीवरस होती हैं। हर्बीवरस मतलब दोनों ही शाकाहारी होती हैं, घास फूस पत्तियाँ ये सभी खाती हैं। दैट इज़ दे ईट प्लांट्स इंक्लूडिंग रूट्स स्टैम्स लीव्स, है ना, तो ये जड़ पत्तियाँ रूट्स वगैरह ही खाती हैं। अब इनमें डिफरेंसेस देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या क्या हैं। तो इधर की साइड लिखेंगे हम माउंटेन गोट और इधर लिखेंगे प्लेन्स गोट। फर्स्ट क्या है, माउंटेन गोट कैसी होती हैं, यहाँ पर देखिए इनके जो हेयर होते हैं वो भी काफ़ी लंबे बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे, जबकि जो प्लेन्स वाली गोट है उस पर हल्के बाल हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैज़ थिक लॉन्ग फर, इनके जो फर होते हैं वो मोटे और बड़े होते हैं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर, पर्वतों पे जो ठंड पड़ती है उसके अगेंस्ट इनको सर्वाइव करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं। जबकि जो दूसरे वाली गोट है जो नॉर्मली हम देखते हैं, हैज़ शॉर्ट ऑफ फर सूटेड फॉर वार्मर क्लाइमेट्स, इनके जो फर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं जो कि गर्मियों में रहने के लिए सूटेबल होते हैं। सेकंड पर आएंगे, जनरली स्टॉकियर एंड मोर मस्क्यूलर, अडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग रॉकी टेरेंस। ये देखने में देखो अच्छा ये थोड़ी मस्कुलर दिख रही है ना, ताकतवर सी, और जबकि ये वाली बेचारी पतली सी दिख रही है। तो ये पहाड़ों पर या फिर रॉकी एरियाज़ में चलने के लिए काफ़ी मस्कुलर होती हैं और इनके जो बॉडी की बनावट है वो भी पहाड़ों के लिए सूटेबल रहती है। जबकि सेकंड वाली है लीनर, थोड़ी पतली है, बिल्ड सूटेबल फॉर फ्लैट ओपन एरियाज़, ये ओपन एरियाज़ में या फिर फ्लैट्स में चलने के लिए सूटेबल रहती हैं। थर्ड देखेंगे, स्पेशलाइज्ड हूव्स विद अ रफ टेक्सचर फॉर बेटर ग्रिप इन रॉकी सरफेस। देखिए इसको हूव्स भी होते हैं, नीचे जो पैर होते हैं, हूव्स कहाँ पर होते हैं, पैरों के तलवों में। जो जानवर होते हैं उनके थोड़े हार्ड कलर के होते हैं, आपने गाय भैंस के तो नॉर्मली देखे ही होंगे, जबकि कुत्ता बिल्ली ऊँट वगैरह होते हैं उनके हूव्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, है ना। तो इनके जो हूव्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं और काफ़ी रफ टेक्सचर के होते हैं, जिससे कि ये पहाड़ी एरियो में आसानी से चढ़ सकें। ओके, जो दूसरी वाली होती है बकरी प्लेन्स वाली, हूव्स मोर सुइटेड फॉर वॉकिंग ऑन फ्लैट ग्रासी लैंड्स, और तो इनके हूव्स कैसे होते हैं, वो सूटेबल होते हैं कि घास वाले एरियो में नॉर्मली चल सकें, ठीक है, जबकि इनके जो हूव्स होते हैं वो रफ टेक्सचर वाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर दैन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर।
चैप्टर में जो दिए हुए हैं, जितने भी हमने ग्रुपिंग की है, उन बेसिस को छोड़ के कोई नया बेस ढूंढिए और उसके आधार पर इन जो एनिमल्स हैं इन सब की ग्रुपिंग कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनकी फ्लाइंग एबिलिटी के ऊपर ग्रुपिंग कर देते हैं कि वो उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते। चैप्टर में हमने इस एबिलिटी को तो लिया ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर देखिए, काउ, कॉकरोचेस, पिजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश, ग्रासहॉपर, लिजार्ड। तो फ्लाइंग एनिमल्स और नॉन फ्लाइंग एनिमल्स में लिखेंगे। फ्लाइंग एनिमल्स यानी कि जो ऊंचा उड़ सकते हैं, हल्के फुल्के से उड़ने वाले एनिमल्स को फ्लाइंग एनिमल्स नहीं बोलते हैं। ओके, तो काउ सिंपल है, नॉन फ्लाइंग एनिमल है। कॉकरोच भी नॉन फ्लाइंग एनिमल है। पिजन इज़ अ फ्लाइंग एनिमल। बैट इज़ ऑल्सो अ फ्लाइंग एनिमल। टॉर्टोइज, व्हेल, फिश, ग्रासहॉपर, लिजार्ड, ऑल ऑफ दीज आर नॉन फ्लाइंग एनिमल्स। ओके, ये सब नहीं उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एज द पॉपुलेशन ग्रोज and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address this challenge? जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फ़िलहाल हमारे जो देश है वो नंबर 1 पे आ गया है पॉपुलेशन के मामले में पूरी दुनिया में, तो लोगों को कंफर्टेबल लाइफ्स भी चाहती हैं ऐसे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं लोग, सबसे ज़्यादा जंगल काट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इससे हमारी सराउंडिंग्स कैसे इफ़ेक्ट हो रही हैं, है ना, और फिर हम इस चैलेंज को से निपटने के लिए क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग्स पे इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो फर्स्ट है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मैनी स्पीशीज़, रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल काटने की वजह से काफ़ी स्पीशीज़ के हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, है ना, उनके हैबिटेट डैमेज हो रहे हैं और जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है। सेकंड है, इट कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल इरोजन। इसकी वजह से जो मिट्टी है उसकी पकड़ मजबूत नहीं रहती है। लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, और हमारी जो ज़मीन है वो भी उपजाऊ नहीं रह पा रही है। एंड डिसरप्शन ऑफ द वाटर साइकिल, और इनकी वजह से क्या होता है, वाटर साइकिल का भी डिसरप्शन हो रहा है, वाटर साइकिल भी सही नहीं बन पा रहा है। नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज एज ट्रीज विच ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड आर कट डाउन। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है क्योंकि पेड़ क्या होते हैं, पेड़ जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से गर्मी ख़त्म करते हैं और ठंड छोड़ते हैं, है ना। ऑक्सीजन से ठंडक बढ़ती है क्योंकि उसमें वाटर होता है, H2O होता है ना, ऑक्सीजन का वाटर का फॉर्मूला जो होता है H2O होता है ना, पानी का, और ऑक्सीजन O के लिए होती है। तो जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी गर्मी कम करते हैं वातावरण में से। लेकिन जब हम पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। तो ये थे हमारे इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग कि हमारी सराउंडिंग पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इस चैलेंज को कैसे एड्रेस करेंगे। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिफॉरेस्टेशन को कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रमोट करना पड़ेगा रिफॉरेस्टेशन को, यानी कि दोबारा से जंगल लगाइए। सेकेंड है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड लिमिटेड अर्बन एक्सपेंशन। जो रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं उनका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जैसे वाटर है, वाटर पीने का पानी जो है वो लिमिटेड है अर्थ पे, तो उसका हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए। और जो अर्बन एक्सपेंशन है उसको कम करना चाहिए। थर्ड है, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर क्लाइमेट रेगुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे हमें पता चले या फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि फ़ॉरेस्ट कितने ज़रूरी होते हैं क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए और डाइवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट है, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए फॉरेस्ट के लिए और वाइल्ड लाइफ्स के लिए, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि कभी भी जाए और पेड़ काटते या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनालाइज द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को एनालाइज कीजिए। व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट है, यस, ओके, तो ये एक प्लांट है। डज इट हैव लीव्स, हाँ इसमें पत्तियाँ भी होती हैं, ओके। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनिशन, क्या इसमें रेटिकुलेट वेनिशन है, तो इधर तो है नो, अच्छा इसमें रेटिकुलेट वेनिशन
नहीं है, यानी कि पैरेलल वेनेशन वाला प्लांट है। ओके, और यहाँ पर है यस, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। तो कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? ये एक प्लांट है और इसमें लीव्स भी होती है, तो एग्जांपल्स ऑफ ए, यानी कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। कौन कौन सी प्लांट्स होते हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है? मैंगो, हिबिस्कस, रोज, चिकपी, मस्टर्ड। ओके, तो ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन वाले एग्जाम्पल्स। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होते हैं? ऐसे वाली जो पत्तियां होती हैं उनके जिनमें वेंस इस तरह से चलती हैं, और जबकि पैरेलल वेनेशन क्या होता है? जिनमें सीधी सीधी लाइंस होती हैं पत्तियों की ना, इस तरह की वेनेशन को कहते हैं पैरेलल वेनेशन। तो एग्जाम्पल बी में क्या आएगा? इसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? जैसे व्हीट, मेज, ग्रास। ओके, तो इनमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, मतलब इनमें पैरेलल वेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल हिबिस्कस प्लांट इज अ श्रब। राज कहता है अपने फ्रेंड से कि गुड़हल का जो प्लांट होता है वो एक श्रब होता है। व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? तो संजय कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए? सिंपल सी चीज़ है, संजय ये श्रब से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा कि श्रब हम कैसे पहचानेंगे, कोई पौधा श्रब कब होता है। तो संजय को क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए? फर्स्ट है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट? गुड़हल के प्लांट की हाइट कितनी होती है? इज़ इट मीडियम साइज्ड और टॉल? ये मीडियम साइज़ का होता है या लंबा होता है? डज द प्लांट हैव वुडी स्टेम ब्रांचिंग? क्या प्लांट में वुडी स्टेम ब्रांचिंग होती है? जो वुडी स्टेम ब्रांचिंग होती है वो ग्राउंड के पास होती है या फिर ग्राउंड से ऊपर होती है, श्रब्स की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है, आर द स्टेम्स हार्ड एंड डू दे हैव मल्टीपल ब्रांचेस? जो स्टेम्स है वो हार्ड है और उसमें अलग अलग ब्रांचेस भी निकलती हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द स्टेम थिकनेस? स्टेम की थिकनेस कैसी है, मोटी है या पतली है? डज इट रिसेंबल द फीचर्स ऑफ अ श्रब? क्या इसमें श्रब के सारे फीचर्स हैं? तो ये क्वेश्चंस हैं जो संजय उससे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। टेबल में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके आधार पे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स फिल आउट करने हैं। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी है, टाइप्स ऑफ सीड है डाइकोट और मोनोकोट प्लांट, टाइप ऑफ रूट है टैप रूट और फाइब्रस प्लांट्स, फाइब्रस रूट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है वो, पहले हम इनको फिल कर लेते हैं इस टेबल को। तो चलिए, डाइकोट सीड होने चाहिए, टैप रूट प्लांट होनी चाहिए। तो ऐसे वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पी, रोज़ और मैंगो। सेकंड है, मोनोकट सीड होने चाहिए, मोनोकट मतलब सिंगल कोटिलोन वाले, और इसकी फाइब्रस रूट्स होती हैं। तो कौन कौन से प्लांट होते हैं? व्हीट, मेज और राइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव? ग्रुप ए के जो प्लांट्स हैं यानी कि पी, रोज़, मैंगो, इनमें एक तो डाइकोट कोटिलोन होते हैं, दूसरा है इनमें टैप रूट सिस्टम होता है। इनके अलावा और इनमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं? तो लिखेंगे हम, प्लांट्स इन ग्रुप ए यानी कि डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं जनरली हैव रेटिकुलेट वेनेशन इन दियर लीव्स। इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। दिस मीन्स द वेन्स फ्रॉम अ ब्रांचिंग पैटर्न, यानी कि जो लीव्स होती हैं वो ब्रांचिंग पैटर्न में होती हैं। लीव्स की जो वेन्स होंगी वो ब्रांचिंग पैटर्न में होंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट अदर सिमिलैरिटीज़ डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव? ग्रुप बी के प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज़ होंगी? तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे। देखिए, जो टैप रूट वाले प्लांट्स होते हैं और डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। सेम ऐसे ही मोनोकट और फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट में पैरेलल वेनेशन होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लांट्स इन ग्रुप बी टाइप जनरली हैव पैरेलल वेनेशन इन दियर लीव्स। पैरेलल वेनेशन होता है इनकी लीव्स में अधिकतर। वेयर द वेन रन पैरेलल अलोंग द लेंथ ऑफ द लीव्स, जहाँ पर जो पत्तियों की वेन्स होती हैं वो पत्तियों की लंबाई तक पैरेलली जाती हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हो गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ अ डक
इन द पिक्चर गिवन बिलो, ये जो पिक्चर नीचे दी हुई है इसमें डक के लेबल्ड पार्ट को ऑब्जर्व करना है। लेबल्ड पार्ट कौन सा है? जिसके बारे में बताया गया है, इसके फीट के बारे में। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड्स? इस डक के जो फीट हैं उनमें और ये पीजन दिया हुआ है, इसके फीट में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट? और इस पार्ट का यूज़ करके जो डक है वो कौन सी एक्टिविटी कर सकती है? तो पहले हम डक और पीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनके फीट के बारे में स्पेशली। तो डक हैव वेब्ड फीट, जो डक होती है उसके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, इस तरह से होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट होते हैं कहलाते हैं एक तरह से चप्पू। देखा है आपने? अब अगर आप कभी नाव चलाने के लिए गए होंगे या नाव में बैठे होंगे तो नाव चलाने वाला जो नाव को चलाता है तो उसके जो नाव चलाने वाली स्टिक्स होती है ना, उनमें आगे की तरफ इसी तरह के पाए लगे हुए होते हैं, जैसे वेब्ड फीट हैं डक के। ओके, तो ये स्पेशली किस लिए होते हैं? तैरने के लिए। नाव को भी तो चलाना पड़ता है ना, उनकी हेल्प से नाव आसानी से चलने लगती है। द वेबिंग हेल्प्स देम पुश अगेंस्ट वाटर एफिशिएंटली, इस वेबिंग की वजह से वो पानी के अपोजिट आसानी से चल सकती हैं। मेकिंग देम एक्सीलेंट स्विमर्स, और इनकी वजह से वो एक्सीलेंट स्विमर्स बन सकती हैं। जबकि जो पीजन के पैर है, पीजन के पैर देखे हैं आपने? सिंपल ऐसे दिए हुए हैं, है ना, ये हैं पीजन के पैर। पीजन्स हैव नॉर्मल फीट विदाउट वेबिंग, तो पीजन के पैर में वेबिंग नहीं होती है। विच आर मोर अडोप्टेड फॉर पर्चिंग एंड वॉकिंग, जो कि स्पेशली कहीं पर उतरने या फिर चलने के लिए ही स्पेशल होते हैं। देयर फीट आर सुइटेड फॉर ग्रिपिंग ब्रांचेस, उनके जो पैर होते हैं वो ब्रांचेस पर ग्रिप बनाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। एंड वॉकिंग ऑन सॉलिड सरफेस, और इन पैरों की वजह से वो सॉलिड सरफेस पर आसानी से चल सकते हैं। नाउ एक्टिविटी दैट द डक कैन परफॉर्म यूजिंग इट्स वेब्ड फीट, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी जो वेब्ड फीट की वजह से डक्स कर सकती हैं? तो वो स्विम कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी जो इनकी सूटेबल एक्टिविटी है वो यही है। डक्स कैन स्विम एफिशिएंटली इन वाटर ड्यू टू देयर वेब्ड फीट विच एक्ट एज पैडल्स, डक्स जो हैं वो अपने वेब्ड फीट की वजह से बहुत आसानी से तैर सकती हैं, जो कि बिल्कुल एक चप्पू की तरह काम करते हैं। दिस हेल्प देम टू मूव क्विकली इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, और इसकी वजह से वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में तेज़ी से चल पाती हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इज कंप्लीट. Now in the next video we will do the chapter number 3 mindful eating, a path to a healthy body, जिसमें हम हेल्थी बॉडी के लिए किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये सब कुछ पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बाकी की वीडियोस भी, पुराने चैप्टर्स की वीडियो, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो या फिर चैप्टर नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं और बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट के वीडियोज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज़. इफ़ यू आर डूइंग so, please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.